माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 91 श्री एनआर एलांगो, माननीय एनआर एलांगो नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय जॉन ब्रिटास, फर्स्ट सप्लीमेंट्री ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 91, please. You have put your first supplementary. You put your question will go only on record. Mr. John Britas, you have given your name. Your question will go on record. Please put the question. कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। जो माननीय सदस्य बिल में है, मेरा आग्रह अपनी सीट पर जाए प्लीज। मिस्टर जॉन ब्रिटास, yes, Mr. John Britas, Mr. John Britas, question. See, it is working. Sir, the question, the answer the government has given is with regard to the promotion of organic manure. But since there is a big issue of price rise, will that help? Will that help the people? Hasn't the government take more formidable steps? Your question of fertilizer. Yeah, Professor, sir. That deals with the poverty also. That deals with the poverty price rise also. So I am asking, has the government got a concrete plan to ensure that the price rise is brought down? On fertilizer, please. Price rise is brought down. Please. माननीय मंत्री जी, Price rise. not on price rise. Question is on fertilizer. Minister will reply your question only. You know the rules. Sir, I ask. सभापति महोदय, मान्य सदस्य का ऑलरेडी हमने जवाब दे चुका है कि प्राइस राइज की बात कर रही है। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्राइस राइज होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के किसानों के लिए किसी भी कीमत पर प्राइस नहीं बढ़ाना है तो भारत सरकार सब्सिडी बढ़ा दी है, लेकिन भारत के किसानों को वही प्राइस पर सब्सिडी फर्टिलाइजर देने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, थैंक यू। माननीय हरनाथ सिंह यादव, माननीय हरनाथ सिंह क्या इफ्को द्वारा खाद्य गुणवत्ता व सुरक्षा बढ़ाने के लिए और रसायन उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए हेतु सकारात्मक और सफल परीक्षण करने के सरकार को जानकारी है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है और किसानों तक नैनो उर्वरक कब तक पहुंचने की संभावना है? सभापति महोदय, इफ्को नहीं, सारे कंपनियों का गुणवत्ता का परीक्षा समय समय पर होते जाते रहते और माननीय सदस्य ने नैनो यूरिया के बारे में कहा है। ऑलरेडी इफ्को ने एक प्लांट से नैनो यूरिया का सप्लाई किसानों को दे रही है और आने वाला 2-3 साल के अंदर करीब 5 से 6 नैनो यूरिया प्लांट लगने जा रहा है। कम से कम 6 लाख से ज़्यादा हर महीने के लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू। माननीय वीरेंद्र प्रसाद वैश्य जी। Thank you, sir. It is a very good question, sir. Organizing fertilizer, organic cultivation is the call of the hour. I want to know from the Honorable Minister, it is known to everybody, Honorable Prime Minister has given priority for organic cultivation in the Assam and Northeastern region. In Northeastern region, in Assam, there is a fertilizer company, Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation. Thank you very much. This is the only fertilizer corporation of the entire Northeastern region, including the Eastern India.
I want to know from Honorable Minister, is your ministry seriously thinking to establish Biren Bansal, your question, please. organic plant in Namru? Please be brief. Be brief. सभापति महोदय, भारत सरकार ऑलरेडी ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत और नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के तहत सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी विशेष योजना के तहत वहाँ पर बढ़ावा देने का भारत सरकार ने कर रहा है। उसी के माध्यम से आसाम में भी उसका लाभ मिल पाएगा। Thank you. Question number 92, श्री नरहरि अमीन, माननीय मंत्री जी, वो सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री, माननीय मंत्री से ये बताने की कृपा करेंगे तो वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी जी वडाप्रधान बनने के बाद आयुष मंत्रालय के नेशनल आयुष मिशन ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। वर्ष 2014-15 से 2020-21 अब नेशनल आयुष मिशन की ओर से किए गए कार्यों की डिटेल दी। माननीय मंत्री जवाब दें। इसके पहले मेरा आग्रह, वेल में खड़े लोगों से जो क्लैपिंग कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, ये संसदीय नियमों के प्रोसीजर और रूल्स के खिलाफ है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सदस्यों के लिए जो रूल्स से टिकट्स बने हुए उसका पालन करिए, अपनी जगह पर जाइए प्लीज। प्लीज प्लीज कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। वेल से खड़ा होकर इस तरह बात नहीं कर सकते प्लीज। माननीय कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन आवर है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं। माननीय संसद सभ्य श्री ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और वैसे भी आयुष मंत्रालय और हेल्थ और वेलनेस के लिए बहुत ही अच्छा है और हम हेल्थ और वेलनेस अच्छा रखेंगे तो हम यहाँ बार बार इलेक्ट होके आ पाएंगे। इसलिए मैं नम्र सभी सदस्यों को ये नम्र विनंती करता हूँ कि आप सब लोग वेल में बैठे और आयुष का बहुत ही अच्छा ये आज आंसर आ रहा है। तो वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी 2014 में आने से पहले ये आयुष एक सिर्फ छोटा डिपार्टमेंट था हेल्थ का, उसके बाद मोदी जी ने इसको इंडिपेंडेंट मिनिस्टर दिया, बाद में अभी फुल फ्लेज मिनिस्ट्री, एक कैबिनेट भी दिया, एक MOS भी दिया है। तो उसके पहले 2014 तक उसका बजट सिर्फ 75.28 करोड़ रुपीस था। अभी 10 टाइम्स बढ़ा के वो 22-23 तक में अभी 800 करोड़ ले गए। वैसे भी 108 यूनिट supported for setting up of a 50-bedded integrated hospitals, 314 Ayush hospital and 5,062 Ayush dispensary have been supported for upgradation of infrastructure and other facilities. 2,614 PHCs, 773 CHC, 330 district hospitals have been supported under co-location for recurring assistance of medicine and contingency on the an average each year. 822 Ayush hospitals and 12,831 Ayush dispensary have been supported for supply of माननीय मंत्री जी ब्रीफली आंसर दीजिए प्लीज। वैसे काफी आयुष नेशनल आयुष मिशन में मोदी जी के आने के बाद काफी काम हुआ है। थैंक यू। रामीला बेन बारा, रामीला सेकंड सप्लीमेंट्री। रामीला बेन जी प्लीज अभी सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 8 साल के शासन में नेशनल आयुष मिशन की उपलब्धियां क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सम्मानीय सांसद जी वैसे भी गांव ग्राह के लोगों में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं और उसके हेल्थ और कैसे अच्छा रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी पूरा देश उसका 8 इयर्स का ऐसे प्रधानमंत्री खत्म का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो पहले टोटल आयुष मिनिस्ट्री का बजट 691 करोड़ था 2014 तक में, अभी 3050 करोड़ 2022-23 में कर लिया है।
उसमें भी मैंने अभी नेशनल आयुष मिशन की एक्टिविटी अगले सप्लीमेंट्री में डिस्कस की। फिर भी हमारा इंटीग्रेशन ऑफ आयुष सर्विस इन आयुष्मान भारत थ्रू 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के द्वारा हम ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे हैं। और अभी इंश्योरेंस कवरेज भी हमने इंडिया के थ्रू 27 इंश्योरेंस कंपनी को 140 प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंश्योरेंस दे रहे हैं। और अभी योगा के बारे में बताए तो अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा गया। वैसे काफी हमारे वहाँ ये काम कर रहे हैं। NMP भी हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी फार्मर के लिए बहुत ही अच्छा काम करे। एजुकेशन में भी हमने UG और PG में दोनों में UG में 74% सीट बढ़ाए, PG में 41% सीट बढ़ाए। और नीट और AIAPEGT वो दोनों कर दिया। और नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और NCH दोनों को भी हमने किया। वैसे भी हमारा मोदी जी आने के बाद हमारा एक्सपोर्ट $18.1 बिलियन हो गया है। और माननीय मंत्री जी संक्षेप में उत्तर दें। संक्षेप। आयुष इंडस्ट्री 17% की ग्रोथ से बढ़ रही है। और अभी कंट्री एक्सपोर्ट ग्रोथ भी हमारा 5.9% हो गया है। वो पहले 2014 में $1.09 बिलियन था, अभी बढ़ के 2020 में $1.54 बिलियन हो गया। थैंक यू। माननीय सदस्यगण जो वेल में खड़े हैं, फिर मैं आग्रह कर रहा हूं कि अपनी सीट पर जाएं, चेयर को बाध्य न करें, चेयर को एक्शन लेने के लिए बाध्य न करें। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। रमीला बेन बारा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष श्री। एनएम के तहत 2014 से 2022 तक अस्पताल औषधि आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए विभिन्न राज्य संघ और क्षेत्रों को कुल 1014.38 करोड़ रुपए दिए गए। माननीय मंत्री से मैं जानना चाहती हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र ट्राइबल एरिया से आती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ गुजरात ग्रामीण क्षेत्र ट्राइबल एरिया में एकल सरकारी आयुष अस्पतालों और भिन्न भिन्न विस्तारों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना कितने की गई है और कितना बजट का खर्चा हुआ है? धन्यवाद। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बहन जी रमीला बेन ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है ट्राइबल लोगों के लिए। ट्राइबल लोगों को कैसे हेल्थ फैसिलिटी मिले। वैसे भी ट्राइबल लोग, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो सिकल सेल एनीमिया मीन्स खून की कमी, जो उसका जो RBC और सिकल सेपरेट हो जाता है, उसके लिए उसके खून की कमी ऑलवेज रहती है। तो ऐसे खूनी के ये काफी डिसीज ट्राइबल लोग में होते। तो माननीय वड़ा प्रधान मोदी जी आने के बाद अभी कुल ट्राइबल एरिया में कुल हमारे 106 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एस्टैब्लिश कर दिए ट्राइबल पॉपुलेशन की सेवा के लिए। और उसकी वजह से ट्राइबल लोगों को ये एनीमिया है और दूसरी बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी सेवा। और हमारे माननीय सदस्य बहन जी के साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने 10 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दिए हैं। और बजट के बारे में जो पूछा है, वो बजट में आप उसको अभी सेपरेट बुला के अपने चाय पिला के वहाँ अपने मिनिस्ट्री में बुला के उसको मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू। सुजीत कुमार जी, माननीय सुजीत कुमार। In his reply, the Honorable Minister mentioned about the International Day of Yoga, and we all know it has greatly added to the soft power of India. But sir, in the reply, there is no mention of yoga in this reply. So I would like the Honorable Minister, I would request him to apprise the House as to what steps have been taken by Government of India to promote yoga, particularly among school children. Thank you. माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा, खुद मोदी जी भी बार बार पार्लियामेंट से फ्लोर से बोल चुके कि योगा करो, सूर्य नमस्कार करो। और आज हमारे सदस्य ने बहुत ही अच्छा ये आज क्वेश्चन उठाए कि बच्चों को भी कैसे योगा। और सब लोग, मैं तो बोलता हूँ योगा तो सबको करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। तो अभी मोदी जी आने के बाद 2015 से हमने UN के साथ मिलके एवरी 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसमें इसकी ये सीक्वेंस में हमने 8वां सेलिब्रेट किया। वहाँ खुद मोदी जी मैसूर दशहरा ग्राउंड कर्नाटक से जुड़े थे, वहाँ
खुद मोदी जी के साथ 15,000 लोग योगा कर रहे थे और पूरा वर्ल्ड में 16 टाइम जोन है, उसके टाइम जोन के मुताबिक 23 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योगा किया था। और हमारा बच्चों में पहले से ही योगा करना है, इसलिए सब स्कूलों में हम आयुर्विद्या करके एक प्रोजेक्ट है, आयुर्विद्या में हम बच्चों को योगा कराते हैं। ऐसे ही ये गार्डियन रिंग ऑफ योगा, ये इंटरनेशनल जो योगा था उसमें 1 सन 1 और उसके मुताबिक हमने पूरी दुनिया में जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन फिजी से चालू हुआ था, ऐसे पूरी जगह हमने ये योगा का दिया। ऐसे गार्डियन रिंग बना के हमने योगा किया था। आज मैं माननीय सदस्य सभी को कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा आयुष का डिस्कस चल रहा है। आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आयुष माननीय मंत्री जी ब्रीफ ब्रीफली उत्तर दें, रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी सब ब्रीफली उत्तर दें। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, वेल में आकर नारा लगाना, ताली बजाना बहुत ही अशोभनीय आचरण है। प्लीज अपनी सीट पर जाइए। ये पूरा देश देख रहा है कि आप सदन में वेल में होकर के आप सवाल नहीं चलने दे रहे हैं। ये शोभनीय आचरण नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। विजयपाल सिंह तोमर, विजयपाल सिंह तोमर। आठ सौ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों से सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं उन पर क्या और ये आयुष वाली दवाएं भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे? हमारे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संसद महोदय ने बहुत ही अच्छा कि पेशेंट को कैसे सस्ती मेडिसिन और इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव और अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बढ़े, इसमें जन औषधि केंद्र का जिक्र किया है। तो जन औषधि केंद्र को पूरे देश में मोदी जी की दवा की दुकान ऐसा शब्द बोलते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन हार्ट की, डायबिटीज के, कैंसर की वो 4,000-5,000 रुपया हर महीने होता है, वही मेडिसिन गिने चुने रुपीस में जन औषधि केंद्र में अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन से, उसमें हमने आयुष की भी मेडिसिन जन औषधि केंद्र में उपलब्ध है। ऐसा आपको थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 93, दिस इज ऑन सागरमाला प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। श्री मस्तान राव बीडा, ऑनरेबल चेयरमैन जी। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी क्वेश्चन नंबर 93 सागरमाला फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, Honorable Chairman sir, Andhra Pradesh has sanctioned 9 more fishing harbours to be built by the state government. Does the central government intend to provide funds to assist the state? Number 2, will implement the projects under the Sagarmala scheme lead to displacement of people? If yes, what support is going to be extended by central government? Please. Thank you, sir. Thank you. माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी कृपया माननीय सदस्य का जवाब दें। Honorable Chairman sir, a very good question asking by member. Our visionary person, Honorable Prime Minister Shri Honorable Modi ji, and under his guidelines, our ministry has taken a very initiative for the development of the coastal area, and I think Andhra Pradesh is one of the most important part of that for the development in the coastal area, and under the PM. And I am giving some data about it. There are 33 fishing harbour projects worth rupees 5,156 crore being implemented under the Sagarmala program. Ministry of Port, Shipping and Waterways is convergence with Ministry for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
is part of funding 22 fishing harbour project worth rupees 2,399.84 crore has been sanctioned. माननीय मंत्री जी, प्लीज डू नॉट वेट, प्लीज। माननीय मंत्री जी, 95 crore. माननीय मंत्री जी, And माननीय मंत्री जी, please be brief, do not read your answer. Be brief and concise in your answer. Second supplementary, Thank you, sir. Mastan Rao ji. Is the government taking any specific steps to ensure that there are minimal time and cost overruns for the identified projects in Andhra Pradesh under the Sagarmala project? Thank you. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, प्लीज reply. Sir, Sagarmala program, out of total project, 33 projects worth rupees 28.56 crore have been completed and 32 projects worth rupees 72.671 crore are under implementation. Thank you. माननीय वी विजय साई रेड्डी जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to know from the Honorable Minister whether there is a plan by the central government to connect the Vizag port with that of the Bhogapuram airport, because in Vizag there is a seaport and in Bhogapuram there is a plan by the government to open up an airport. Is there any plan from the central government to connect these two airport and the seaport in the Sagarmala project? Thank you. A very good question asking by honorable member. We don't have this type of data right now. It will be on exam and giving the very soon this answer to the honorable member. Mr. G.K. Vasan, question relates to Sagarmala program in Andhra Pradesh. Minister, waterways are economical and eco-friendly. 14,000 kilometers of navigable waterways are in the country. I would like to know from the respected minister, This question relates what to is the Andhra Pradesh. development program for the waterways? Respected Vice Chairman, sir, thankful to Honorable MP Basanji. This is a very relevant question. As you know, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, now with the support of the people of the country, we are putting our best possible effort to develop the infrastructure and also improve the facility so that in both the sector, coastal shipping as well as inland waterways, the facility can be developed and the user can have access to those facilities for the betterment, for the growth of the national economy. So in this regard, we have already identified 111 national waterways, and for your information, you will be happy to know in the recent past, we have started our cargo vessel movement from Patna to Pandu, Guwahati, from National Waterways 1 and to National Waterways 2 through Bangladesh Protocol route. So this is happening only because of Honorable Prime Minister inspiration and dynamic initiative. Thank you. Thank you. Mr. GVL Narsingh Rao. सर, ये दुख की बात है कि विपक्ष के साथी संसद को बाधित Question. लोकतंत्र के विरोधी साबित कर रहे हैं. Please, question. My question is about the reply given by the Honorable Minister. In the answer, the Minister says that 3 passenger jetties are under construction. 4 passenger jetties are under construction with Andhra Pradesh Tourism Development Corporation. But there is not much activity that has actually progressed. I would like to ask the Honorable Minister whether this will be speeded up
and whether Kakinada can have seaplanes operating from the Kakinada jetty when it's operational. This is listed under point number 10 in the Jagamala projects in Andhra Pradesh, sir. Thank you. Thank you. 3 क्वेश्चन हो इसमें. Sir, about the passenger jetty, further ministry is finding construction of the passenger jetty at Bavli Island, Kalingapattanam, Binamu Pattanam development of passenger jetty under upgradation of existing jetty of Kakinada. And another what question asking by member that is in under exam, that is not we don't have that information about right now in the ministry, so we will give the answer very soon to you. Thank you. Question number 94, श्री ब्रिजलाल, माननीय ब्रिजलाल जी, माननीय ब्रिजलाल जी नॉट प्रेजेंट, माननीय मंत्री जी, माननीय सुशील कुमार मोदी. चौथी महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों पल्सेस पर, चावल पर, दही पर, लस्सी पर जो 5% का जीएसटी लगाया गया, तो ये लगाने वाली जो जीएसटी काउंसिल है और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें क्या दिल्ली के जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके वित्त मंत्री मौजूद थे कि नहीं थे? राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार और बंगाल जहां टीएमसी की सरकार है, उनके वित्त मंत्री वहां मौजूद थे कि मौजूद नहीं थे? और उन लोगों ने इस बढ़ोतरी का समर्थन किया या विरोध किया? इसलिए मैं मंत्री से यही जानना चाहता हूँ, वो बताएं कि इन राज्यों के वित्त मंत्री क्या टैक्स वृद्धि के पक्ष में थे या उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया या वहां उसका विरोध किया? थैंक यू. मैं मंत्री से जानना चाहता हूं. जीएसटी 2017 जब से बना है, कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेती है, और माननीय सदस्य जी ने जो बात पूछा है, ये सही है कि लखनऊ के जीएसटी काउंसिल की बैठक में 45वीं परिषद की बैठक में 51 पर मंत्रियों का एक समूह जीओएम बनाया गया था. इस समूह के सदस्य इस प्रकार थे: कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई, तारकिशोर प्रसाद जी उप मंत्री बिहार, मोविन गोडिहोन जी परिवहन और पंचायती राज मंत्री गोवा, श्री के.एन. बालागोपाल वित्त मंत्री केरल, श्री शांति धारीवाल स्थानीय निकाय और शहरी विकास मंत्री राजस्थान, श्री सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री चंद्रिका भट्टाचार्य अमित मित्रा वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल, जो 22 नवंबर 21 को श्रीमती चंद्रिका भट्टाचार्य शहरी विकास और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया. इस तरह स्पष्ट होता है कि रेशम में केरल के भी लोग थे, बंगाल के भी लोग थे, राजस्थान के भी लोग थे, और जीओएम अपने सर्वसम्मति से निर्णय लेता है. इन सबके स्वीकृति के आधार पर ही जीओएम ने अपना निर्णय, काउंसिल ने निर्णय लिया. डॉक्टर अशोक वाजपेयी. सुशील जी, प्लीज. माननीय सदस्यगण, अशोक वाजपेयी जी सवाल पूछ रहे हैं. जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, मेरा आग्रह है पहले तो अपनी सीट पर बैठे. प्लीज सीट पर बैठे. मेरा आप ना बोले, प्लीज बैठे प्लीज, और अपने मेंबर्स को वापस लें, सीट पर बैठे प्लीज. अशोक वाजपेयी. सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक देश एक मूल्य के सिद्धांत को लागू करते हुए क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को पर समान जीएसटी की दर लगाने पर कोई विचार हो रहा है कि नहीं? और अगर नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण है? क्योंकि एक देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के समान मूल्य हो, ऐसी सरकार की नीति होनी चाहिए. माननीय मंत्री से जानते हैं. मैंने पहले भी बताया कि जीएसटी काउंसिल बनने के बाद ये निर्णय जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसमें सभी प्रदेश के प्रतिनिधि उपस्थित रहते हैं. ये प्रस्ताव आया था, इस पर विचार चल रहा है. माननीय सदस्यगण, माननीय डेरिक जी सवाल पूछना चाहते हैं. आप सबसे आग्रह है कम से कम अपनी सीट पर जाइए, और डेरिक जी बैठ जाए. आप बड़े सीनियर मेंबर हैं, आप सारे आप सवाल पूछने के लिए आप प्लीज
प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने मेंबर्स को वापस बुलाइए। आप लीडर ऑफ द आप अपने सदस्यों को आग्रह करिए, सब लोग सुने। मैं प्लीज मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल पूछ ले प्रकार से ये डिस्टर्ब करते सवाल प्लीज 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 माननीय लीडर मैं मौका दे रहा हूं डेरिक जी आपको, आपके सदस्य मेल में हल्ला कर रहे हैं। प्लीज नो cannot dictate chair Mr. No, you ask your members to go back, otherwise I am not going to give you opportunity. Please. I will call you Derek ji. Please ask your members to go back. दूसरे no wait, your members are in the well. Please. Your leader also of TMC. Please. You also cannot dictate chair. Please. No. I will call Raghav Chadha ji, please. आप please sit and ask question. I will give. आप बैठे, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप बैठे, आप मौका दे रहा हूँ मैं आपको। आप बैठ जाए, अपने मेंबर्स को वापस बुलाएं। मैं मौका दे रहा हूँ। आप खुद स्लोगन लगा रहे हैं डेरिक जी, अब मैं आपसे क्या कहूं। मिस्टर राघव चड्ढा, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। सर, आज पूरा सदन एक बेहद गंभीर विषय पे बहस मांग रहा है सर। क्वेश्चन नो क्वेश्चन। आई एम मूविंग इट। क्वेश्चन नंबर 95, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। eradicating hunger, poverty and malnutrition तथा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हेतु राजस्थान में CSR में कितनी राशि कब उपलब्ध कराई गई? सर, माननीय मंत्री जी ने CSR के ऊपर सवाल पूछा है और मैंने जवाब दिया है कि जो CSR फ्रेमवर्क है वो पर्याप्त है। उसके बाद उन्होंने सप्लीमेंट्री में ये पूछा है कि राजस्थान के अंदर PSUs के मार्फत कितना पैसा खर्च हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सन 18-19 के अंदर 34.17 करोड़ खर्च किया गया, 19-20 के अंदर 9.72 करोड़ रुपये खर्च किया गया और 20 और 21 के अंदर 3 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च किए। सेकंड सप्लीमेंट्री। सभापति महोदय, क्या प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज में भी CSR के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हाँ, तो अगर राजस्थान से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो CSR से राशि उपलब्ध कराई जाएगी? चेयरमैन साहब, ड्रिवन एक्सरसाइज, हम कंपनी के बोर्ड के ऊपर ये अख्तियार छोड़े हुए हैं कि वो फैसला करें, वो मॉनिटर करें और वो तय करें कि कहां के ऊपर खर्च किया जा सकता है। साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि जो भी कंपनीज हैं वो भारत के तरक्की के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। दे आर वेल्थ क्रिएटर्स। तो सारा का सारा जो पैसा CSR के लिए कोई कंपनी खर्च करती है उसका हमने कायदा बना रखा है कि किस चीज के ऊपर खर्च कर सकती है और इट इज अ बोर्ड ड्रिवन एक्सरसाइज। इट इज फॉर द कंपनीज टू डिसाइड वेयर टू स्पेंड, वेयर टू स्पेंड। माननीय दीपक प्रकाश, आप बैठो, प्लीज। देश के आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी कई जिले आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए और जिसको प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला के माध्यम से उसको विकसित करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं
कि CSR के माध्यम से आकांक्षी जिला जो है देश के अंदर और खास करके झारखंड में कोई विशेष इनकी कार्य योजना है क्या CSR के माध्यम से? जनाब, CSR किसी भी तौर पे किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम को वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। ये निर्णय ले लिया गया है और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर CSR का पैसा कंपनी स्वेच्छा से अगर खर्च करना चाहें तो कर सकती हैं, उसके अंदर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई हिदायत नहीं है कि यहाँ पे तुमने खर्च करना है। थैंक यू। माननीय राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, CSR एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम एक मिनट, माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर जाइए, मैं सबको मौका दे रहा हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि खड़े रहेंगे, स्लोगन लगाएंगे, आपके मेंबर्स वेल में हंगामा करेंगे और मैं आपको मौका दूं। प्लीज बी केयर। मैं माननीय डेरिक जी आपको मौका देने को तैयार हूं। प्लीज आप बैठ जाए, सवाल पूछे, अपने मेंबर्स को वापस बुलाएं। प्लीज क्वेश्चन नंबर 96 प्लीज। हाँ, उपसभापति महोदय, CSR एक महत्वपूर्ण फंड है, इसका रचनात्मक प्रयोग होता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को महत्व दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस महत्व के बाद से भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन बढ़ा है, तो क्या इस ओर CSR के फंड को खर्च करने की कोई व्यवस्था है और क्या सरकार इसमें एक सब क्लॉज लगाएगी कि इसका कुछ प्रतिशत भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में खर्च किया जाए? धन्यवाद। थैंक यू। सर, मैंने पहले भी अर्ज करी है कि ये सारा का सारा CSR फंडिंग बोर्ड ड्रिवन है। हमने तो सिर्फ ये बता रखे हैं कि इसके 3 रूट हैं, एक तो एक्टिविटी रूट है, एक फंड रूट है और फंड रूट के अंदर स्वच्छ गंगा, प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, भारत हेल्थ कोष, ये फंड रूट है। और इसके अलावा तीसरा रूट ये है कि जहाँ पर कोई वैज्ञानिक कोई विशेष तौर के ऊपर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको भी फंड कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के कोष के अंदर पैसा जब जाता है, जब बाकी और जगहों के ऊपर ये पैसा खर्च करना 6 महीने के भीतर कंपनी खत्म नहीं करती है, तो 6 महीने के उपरांत उसको प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के अंदर और PM केयर्स के अंदर फंड को दिया जाता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 96 श्री संतोष कुमार P। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 सर, 96 माननीय फर्स्ट सप्लीमेंट्री। संतोष जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Please put the house in order. What is the point in asking a question if the house is not in order? You please put your question which you have given efforts to control fraudulent cell companies. You first put your I request you supplementary. to put the house in order first, sir. I request you to put the house in order first. I am requesting, I have already requested all of the members. You follow the rules, go back to your seats. This is duty of all of you. आप सबको करना है। आप पूछे first. Please ask your first question. I am not engaging in debate. Put your question. I think you are not interested in asking question, Mr. Santosh Kumar. Please. I am moving to other supplementary. Question number 96. Supplementary. Supplementary. 9 question. 98, they are the same question. Jawahar Sarkar ji. 97. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पर रख दिया गया है। माननीय राघव जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कोयले का, महंगाई का, जिस पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लेकिन उपसभापति महोदय, अगर सदन ऑर्डर में नहीं होगा तो मैं कैसे? मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबसे कि सदन को ऑर्डर में लाए। मैं आप सब रूल्स फॉलो करें, सदन अपने आप उसमें हो। आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते राघव जी, प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। प्लीज, आप इंटरेस्टेड नहीं सवाल पूछने में। माननीय जवाहर सरकार जी, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। प्लीज पुट योर क्वेश्चन, जवाहर सरकार जी।
No. So I am moving to other question. Question number. The time is over. House stands adjourned till 2 p.m.